अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, -1 की गूंज अभी तक थमी नहीं है, जिस पर हमने कल भी सैर हासिल गुफ्तगू की और बज़ाहिर यही लग रहा था कि -1 की तरफ हालात जाते नज़र तो नहीं आ रहे। अभी फ़ौरन तो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है? -1 क्या हमेशा एक ऑप्शन है? और अगर ऐसा होता है तो क्या है? आज शेख रशीद साहब ने भी इस पर बात की, जिसकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने सुन भी लिया, और वो ये कह रहे हैं कि जी फिर -1 नहीं होगा, -3 होगा। तो सबसे पहले तो यही जानने की आज कोशिश करेंगे कि -3 से उनकी क्या मुराद हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या अपोजिशन वाकई हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, और आगे चलकर कुछ वाक़फ़ाने हाल की बड़ी खबर कि क्यों तकर्रियाँ और तबादले करने पड़े हुकूमत को बड़े पैमाने पर, और इसके बावजूद भी वो डिलीवर नहीं कर पा रही, इसकी क्या वजह है, ये सब जानेंगे अपने पहले सेगमेंट में। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि जब भी सर्दियाँ आती हैं गैस गायब हो जाती है, और जब गर्मी शदीद जोबन पर होती है तो आखिर बिजली कहाँ चली जाती है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब अभी कुछ दिन पहले तक बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि जी देखिए बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है, लेकिन एक दफ़ा फिर से हमने देखा है कि तकरीबन मुल्क भर में ही बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाब मुसल्लत हो चुका है। आखिर ये मामला क्या है? अब जबकि हमारी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी बिजली की तलब पूरी क्यों नहीं हो रही? लॉकडाउन चल रहा है, दुकानों पर उस तरह से मार्केट्स पर रश नहीं है शाम के औकात में, तो फिर क्या वजह है कि बिजली पूरी नहीं हो रही? जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। कोई इसका हामी नज़र आ रहा है तो कोई इसकी मुखालिफत कर रहा है। इस हवाले से क्या होना चाहिए, क्या वजूहात हैं कि मंदिर की तामीर की इजाज़त दी जा रही है या नहीं दी जा रही, तो इस हवाले से तफसीली बात होगी हमारे आखिरी सेगमेंट में। आपको रहना होगा हमारे साथ। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, शेख साहब आप हमेशा कहते हैं सियासत में रहने का फ़न उनको आता है। आज ज़रा तवील अरसे के बाद आए हैं, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की कोरोना के बाद, सेहतियाब होने के बाद, लेकिन जो बात -1 के हवाले से वो कर रहे थे कि -3 नई टर्म लेके वो आ गए। कि -3 से क्या मुराद है? कौन कौन माइनस हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं हमेशा कहता हूँ कि शेख रशीद साहब को ख़बरों में रहने का भी फ़न आता है और ख़बर बनाने का भी फ़न आता है। आज पहले तो मैं ये दुआ कहूँ कि अल्लाह उनको पूरी तरह से सेहत दे, और आज मुझे पहले से वो कमज़ोर भी लगी हैं, और उन्होंने रोना भी रोया कि मैं वज़ीर हूँ लेकिन मुझे इंजेक्शन लेने के लिए बड़ी मुश्किल हुई। चलें देखें, अगर वज़ीरों के लिए और वो शेख रशीद जैसे तगड़े वज़ीर के लिए ये सिचुएशन है, तो आम आदमी को किन हालात का सामना करना होगा। अब आ जाते हैं उनके -1 और -3 की तरफ। मेरे नज़दीक ये दो जो है ना, उन्होंने हमेशा की तरह ये भी एक दो रुखी बात की है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि -1 नहीं होगा बल्कि -3 होगा, और जो उन्होंने बात की है ना कि PTI वाले जो लोग हैं वुज़रा, ये आपस में कपड़े ना धोएं। असल में उनका इशारा ये है कि अगर इमरान खान माइनस हुए तो इमरान खान का मतलब है PTI, और फिर असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब जिनके नाम आ रहे हैं कि शायद वो हो सकते हैं, तो वो भी माइनस हो जाएंगे। -2 और -3 जो है वो PTI के ही लोगों को कह रहे हैं। एक ये है। अब दूसरा ये पहलू है कि शेख रशीद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब अरे बच्चों बाज आ जाओ, हम अगर माइनस होंगे तो सिर्फ इमरान खान माइनस नहीं होंगे, बल्कि अपोजिशन की जो जमातें हैं जो इस सोच में है कि शायद इमरान खान माइनस हो तो हमें मौका मिल जाए, वो भी माइनस हो जाएंगी। और शायद जो आपको याद है कि कल भी ये बात हुई थी कि जमहूरियत को खतरा ना हो जाए, जमहूरियत को खतरा हो जाए। जो अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इमरान खान माइनस हुए तो जमहूरियत माइनस हो जाएगी, तो शायद शेख रशीद भी ये बताना चाहते हैं कि फिर -3 होगा तो ये -3 होगा, जिससे फिर अगले 5-7 साल आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि आपको सिस्टम माइनस होता नजर आएगा। हिलाली साहब से पूछते हैं। हिलाली साहब, शेख साहब ने तो एक अजीब पहेली से डाल दी है और सारे बूझ रहे हैं कि भाई ये -3 क्या है, तो आप कहाँ तक पहुंचे? -3 से क्या मतलब है उनका? देखिए समीना, आपको पता है, हम सबको पता है कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मिर्च मसाला होता है। ये मिर्च मसाला डालते रहते हैं, साजिशें हैं, माफियाज हैं, और क्या 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 नहीं, -1, 2, 3, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, जैसे इमरान ने सही कहा था, टू अट्रैक्ट अटेंशन टू हिमसेल्फ। चलिए उस पर तवज्जो दें, मगर मोर इम्पोर्टेंटली कि अट्रैक्ट अटेंशन की, ये डिफ्लेक्ट अटेंशन कि गवर्नमेंट चल नहीं रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है गवर्नमेंट की, ठीक नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक रिक्शा ड्राइवर आज मुझे कहने लगा
कि ये क्या ये माफिया और कंस्पिरेटर्स की ये बात करते रहता है, ये तो क्यों नहीं इनको एक्सपोज करता है? भाई इनका काम है पकड़ना उनको, क्यों नहीं एक्सपोज करते? इसके मतलब ये है कि आप उनको पकड़ नहीं सकते, या आप उनको पकड़ना नहीं चाहते, या आप उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे बेनिफिट कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे जो प्राइस रिडक्शन हुआ था तेल पे, फॉल और रिडक्शन, आप खुद देखिए, एक दिन प्राइस जब कम हुआ तो दूसरे दिन पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। इस पे तो मैं तफसील से भी बात करती हूँ, लेकिन हिलाल साहब अभी जो मैं स्पेशली जानना चाह रही हूँ, आपको लग रहा है कि -3 की जब वो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं? जो इमरान ने कहा नहीं, -3 अगर हो जाए तो दैट मीन्स के मार्शल लॉ, दैट मीन्स मार्शल लॉ, कि भाई वो भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। ये भी एक किस्म का बकवास है। यू नो, आई मीन, ऐसे लोग गेम्स नहीं खेलते हैं कि अगर इमरान खान नाकाम हो तो इसके माने एवरीबॉडी इज नाकाम। नहीं, क्यों? उनका एक फॉल बैक प्लान होता है, नंबर 2 ऑप्शन होता है। ये सब चीजें जो ये करते हैं, मेरे ख्याल में क्वाइट फ्रैंकली अब लोग थके हैं इनकी बातें सुन सुन के, और इनकी बातों को सीरियसली लेके एनालाइज करना क्या एनालिसिस है। लेकिन हिलाली साहब जो आप बात कर रहे थे अभी कि एक्सपोज नहीं करना इनका ही काम है, तो काम तो इस पे शुरू हो गया ना। अब देखिए, शुगर कमीशन रिपोर्ट आई है, एक्सपोज किया है लोगों को, कार्रवाई भी शुरू की थी, फिर बीच में वो स्टे आ गया। किसको पकड़ा है? किसको पकड़ा है? पकड़ा तो अभी नहीं था। हाँ, किसको पकड़ा आ गया था ना, फिर उसके बाद किसको अरेस्ट किया है? किसको पकड़ा है? रुक क्यों गए भाई? व्हाट इज दिस? हर वक्त रुक जाते हैं, हर चीज पे रुक जाते हैं, ये क्यों? जानने चाहते हैं लोग कौन पेट्रोल चोरी करता है, कौन होर्ड करता है, क्या सजा हुआ। ये 1 करोड़ सजा नहीं है। वो जानना चाहते हैं चीनी का क्या हो रहा है। अभी तक सब चीज कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर, कुछ नहीं होगा यार। आई मीन, पीपल आर सिक टू डेथ। आपने अब ये बात छेड़ी है तो मैं जरा एग्जैक्टली उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुनवा देती हूँ, शेख रशीद साहब का, कि पेट्रोल ऊपर वो क्या कह रहे हैं, कि किस तरह से क्यों बढ़े इसके प्राइस। जरा सुन लीजिए उनकी ज़बानी। ये एक माफियाज हैं और एक साजिश के तहत वक्त पे महंगी की, सुबह बजट था और शाम को 25 रुपए बढ़ा दिए। ये सारे वो लोग हैं जो साजिशी लोग हैं, और ये एक साजिश थी कि वक्त जब नहीं था तो पेट्रोल की कीमत कम की, कोई जरूरत नहीं थी उस वक्त। इमरान साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि जो फ्यूल की कीमत कम हुई थी तो उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया था, फिर जब बढ़ाई तो वो उनकी मंजूरी से बढ़ी थी, तो फिर साजिश किसने कर दी? उन्होंने अपने खिलाफ खुद ही साजिश कर दी। देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल बनाई और वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी, नोटिफिकेशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया। तो इसका मतलब है फिर ये क्या कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना, मशीर ख़जाना, क्या एक दूसरे के खिलाफ ये खिचड़ी पका रहे हैं? बात ये सिर्फ जो अभी हिलाली साहब कह रहे थे ना, ये लोगों की, आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन लोगों ने पैसा तो बनाया है ना भाई, लोगों ने बनाया, बिल्कुल बनाया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है अब कि किसने पैसा बनाया है। मेरा इंटरेस्ट अब बतौर पाकिस्तानी इस बात में है कि आपने किसका बनाया हुआ पैसा वापस लाया है, आपने किससे पैसा लूटा हुआ निकलवाया है, आप खजाने में वापस क्या लेके आए हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेन किसी ने गलत मशवरा दे के पहले प्राइस कम करवा दी और फिर अंडर प्रेशर करवा के जानबूझ के इतनी बढ़वा दी, जो रशीद शेख साहब फिर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इतने ही सादा हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ, अगर हमारे वज़ीर आज़म इतने ही सादा हैं कि जो चाहे कोई उनसे करवा ले, कोई आके अपनी मर्जी से कम करवा ले और कोई दूसरा आके अपनी मर्जी से बढ़वा ले और अपने मफाद पूरे कर लें, तो फिर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। उन्हें फिर वो काम करना चाहिए जो उन्हें आता हो। भाई ये कोई बात है कि एक वज़ीर आज़म हो मुल्क का और आप ये कह रही हैं कि किसी ने उसे ये कहा तो उसने ये, प्राइम मिनिस्टर के लाई लग गए। अच्छा, बात ये है वज़ीर आज़म को तो इस बात पे खुद फैसला करना। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये साजिश हुई है क्या? और जब प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका पता चला, फिर हमने ये भी देखा है कि बाद में नदीम बाबर साहब जो है उनको भी उनसे भी जो चार्ज था उसका पेट्रोलियम के हवाले से वो वापस ले लिया गया था। तो आपको लगता है कि फिर उन्हें आइडिया हो गया कि उनके साथ कुछ ऐसी गेम खेली गई है, इसी वजह से फिर उन्होंने एक एक्शन भी किया? अगर आप अपने एडवाइजर ऑफ पेट्रोलियम को ऐसे डिजास्टर, ऐसे कैलेमिटी के बाद उसको विड्रॉ करते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो उसका मतलब ये है ना कि उसने तो कुछ गलती की होगी। और ये काफी नहीं है कि आपने उसको ओहदे से हटा दिया, पहले तो आपने उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको अपॉइंट क्यों किया?
और अब जब उसको हटाया तो बताओ लोगों को क्यों हटाया? क्या इसलिए हटाया कि उसके करोड़ों और अरबों रुपए बने? और लोग ये नहीं, इधर सिर्फ नहीं रुक रहा है माल, ये 2 डिसीजंस जो हुए हैं ये इतने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इतने क्लियरली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है कि लोग पूछना चाहते हैं कि और कौन पैसे बनाए भाई? कोई ना कोई पैसे बनाए। देखिए समीना, 10 टन पेट्रोल एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहा। एक डिस्ट्रीब्यूटर 10 टन पेट्रोल छुपा के जब प्राइसेस कम हुए उसने पंप्स को नहीं भेजा, और कितने दिन के बाद 25 रुपया फी लीटर उसके बने। क्या हो रहा है भाई? डोंट यू अंडरस्टैंड? और हिलाली साहब, आप की बात को सेकंड करते हुए कि जो स्टेट ऑयल था जो दे रहा था लो प्राइस पे, उसको तो बड़ा लॉस हो रहा था, और जब ये अचानक से इन्होंने बढ़ाया तो उसको भी लॉस से निकालने की कोशिश की गई है, क्योंकि स्टेट ऑयल सिर्फ प्रोवाइड करा था कम कीमत पर, और वो स्टेट ऑयल एक है ना। व्हाट अबाउट हैस्कॉल, व्हाट अबाउट शेल? हाँ, तो वो उनका क्या हुआ? उनका भी तो लॉस नहीं हुआ। कितने टन्स थे जो उन्होंने डिलीवर नहीं किया जब पैसे 20 रुपया कम हुए? ठीक, कम ऑन। आपको क्या लग रहा है गलत फैसला वो पैसे कम करना था या पैसे बढ़ाना था? दोनों में से कौन सा गलत फैसला था? इज ही अ फूल और अ नेव, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, या ये स्टूपिड आदमी है या ये चोर है, दोनों में से एक है। अगर स्टूपिड है वो भी खराब है, और अगर चोर है वो उससे भी खराब है। दोनों में से एक है। लेट मी टेल यू, ऐसे फैसले से विदाउट दिस नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक योर पिक। अगर आप सोचिए कौन सा है वो। नहीं, ये काम हम सुनने वालों पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इमरान साहब, अब आपको लग क्या रहा है? ब्लंडर्स हो रहे हैं, ठीक है, माफियाज के सामने बेबस हो रही है हुकूमत, माफियाज पर मामला डाल रही है, ओके, लेकिन इस सारे चीज़ का मतलब क्या है? कि क्या कोई ये सिस्टम ही नहीं चल रहा है? अगर सिस्टम की बात हम करते हैं तो क्या उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, या उसका मतलब है कि पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही आपका जो है वही काम नहीं कर रहा है, इसको पूरा हमें चेंज करने की ज़रूरत है? समीना, ये कोई चीज़ नहीं, हल नहीं होता कि जी ये एक बंदा परफॉर्म नहीं कर सका तो आप सिस्टम ही चेंज कर दें, ये नहीं हुआ तो ये कर दें। भाई बात ये है कि आप अगर सिस्टम नहीं चला पा रहे तो इसका मतलब क्या? आप अगर एक ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी खराब है। भाई ड्राइवर भी तो खराब हो सकता है, ऑटोमेटिक गाड़ी ना आती हो, मैनुअल गाड़ी चला। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये आपने तो ये मिजाज में बात कर दी है ना। हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना एक मजाक की बात नहीं होती। आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये सारी खिचड़ी हुकूमत के अंदर पक रही है। हुकूमत के अपने लोग और उनके अपने इत्तेहादी ये एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो इस सिस्टम में, अगर इमरान खान कुछ करना चाहते थे, अगर मैं ये फर्ज कर दूं कि वाकई इमरान खान साहब कुछ करना चाहते थे, तो उनके अपने लोग और उनकी इत्तेहादी उन्हें नहीं करने दे पा रहे। अच्छा। और अगर वो उनके होते हुए वो अगर ये कहते हैं कि जी मेरी टीम डिलीवर नहीं कर पाई तो मैं नहीं कर पाया, तो फिर उन्हें या टीम चेंज कर लेनी चाहिए थी या खुद चेंज हो जाना चाहिए था। सही है। बात तो ये है कि जिम्मेदार तो बहरहाल वज़ीर आज़म ही है। हिलाली साहब, फिर आपका क्या ख्याल है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है इसलिए इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर आपको लगता है कि कुछ वाकई प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत मुश्किल है कि एक बंदा अकेला कर सके उसे? नहीं, बहुत ये सिस्टम से इसका क्या है भाई? एक फैसला था कि प्राइस ऑफ पेट्रोल को आप ऊंचा करें या नीचे करें। चले, वो तो एक बात हो गई ना। हम तो इन जनरल अब जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें ना कि ओवरऑल जो गवर्नेंस है, जो समीना, अगर आप ये समझना चाहती हैं ना तो मैं फिर आपके साथ एक बात शेयर कर लेता हूँ। हिलाली साहब के से भी इससे फिर कमेंट ले लेंगे। आप बार बार जो बात करती हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इनका गोल था? सबसे ज्यादा इन्होंने ये कहा था ना, हम टैक्स इकट्ठे कर लेंगे, हम टैक्स इकट्ठे करेंगे, हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। मुझे आप ये बता दें कि इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये है, हमारे वाकफा निहाल ने आज जो स्टोरी दी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप देखें, आज आपने देखा है कि इन्होंने एक दफ़ा फिर चेयरमैन एफबीआर को चेंज कर दिया। अब आप पहले तो बात देख लें कि जो चेयरमैन एफबीआर को चेंज किया है वो क्यों किया है। उनकी जगह उनको लगा दिया अब सेक्रेटरी वहाँ पे इस्लामाबाद में चेयरपर्सन जो थी, और उनकी जगह अब लगा दिया इन्होंने जावेद गनी साहब को, जो पहले मेंबर थे। अब हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक जावेद साहब की रिप्यूट महकमे में ये है, अपने विद इन दी एफबीआर ये है कि वो उनको कहा जाता है कि ये होम्योपैथिक अफसर है।
इनसे ना कोई फ़ायदा किसी को, ना कोई नुकसान। हर वो काम जो आपने लटकाना हो, जो आपने अनडिसाइसिव रखना हो, जिस पे आपने कोई फैसला ना करवाना, वो इनके सुपुर्द कर दिया जाए। इसीलिए जब ये मेंबर ऑपरेशंस भी रहे हैं तो हमारे वाकफान आलिया कहते हैं कि देख लें, इन्होंने कोई जो इनके जुम्मे काम थे, पोस्टिंग ट्रांसफर, ये वो चीजें लटकी रही थी। नहीं तो साबिक जो चेयरपर्सन थी उन्हें किसने मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब उनका ये मामला है कि जब उनको लगाया गया, उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफर की लोगों की, तो हमारे ज़राए के मुताबिक, वाकफान आल के मुताबिक, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे अरबाब शहजाद साहब जो हैं, उनको गुस्सा आ गया, वो नाराज़ हो गए। उन्होंने नशीन साहब से कहा कि आपने ये किस बिना पे कर दिए, ये बंदे आपने जो लगाए हैं। उन्होंने जनाब अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए 2 से 3 दिन में वो सारे ऑर्डर्स कैंसिल करवाए। वो जब ये लगी थी उस वक्त से ये टसल शुरू हो गई थी। अब हुकूमत आप फिर ये किस पे डालेंगे कि 2 साल में जिस इदारे में इन्होंने टैक्स, जिस इदारे के जरिए से टैक्स रिफॉर्म्स लानी थी, उसमें पहले डॉक्टर जहां ज़ेब को लाए, 7-8 महीने में चेंज कर दिया। उसमें शब्बर सैदी साहब आए, 8 महीने बाद वो भी तोबा करके बीमारी का बहाना करके चले गए। उसके बाद नशीन साहब आई, 5 महीने में वो चली गई। मकसद ये है कि आपने रिफॉर्म्स हाक लानी है, आप वहां बंदे कोई नहीं टिकने दे रहे। 2 साल में 4 आपने चेंज कर दिए। अब पंजाब की तरफ अगर आप आ जाएं ब्यूरोक्रेसी में, तो पंजाब में हाल ये है कि आपने 5 महीने पहले जब नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाए थे, उस वक्त आपने कुछ लोगों को, अफसरों को सूबा बदर भी किया था। सीएम साहब उन पे उस फाइल पे बैठ गए थे, उसको रोक के उस्मान बुजदार साहब, वसीम अकरम प्लस, ताहिर खुर्शीद साहब और डॉक्टर शुएब साहब, उन्होंने कहा ये नहीं जाएंगे। फिर वो कामयाब हो गए। डॉक्टर साहब को तो आज उन्होंने सेक्रेटरी सर्विसेज फिर लगा दी है, डॉक्टर शुएब को ले आते हैं, और ताहिर खुर्शीद साहब के बारे में ये खबर है कि उनको बड़ी जल्दी एक बहुत अहम पोस्ट दी जा रही है पंजाब में। अब बात यह है कि जब आप ये करेंगे काम, फिर जो कमिश्नर लॉर्ड थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जिनके कहने पे 2 डीआईजी बदले गए थे कुछ हफ्ते पहले ही लाहौर में, उन्हीं के कहने पे कमिश्नर लाहौर को भी बदल दिया गया है। उन्होंने को उनकी बात नहीं मानी। यानी जब इस तरह के मामला तो हो गए तो फिर आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब, ये तो सिचुएशन आ गई, लेकिन मैं आपका कमेंट जरूर इस पे लूंगी कि फिर बात वहीं आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही, आपको बार बार चेंजेस करने पड़े हैं, माफियाज आपको तंग कर रहे हैं, आपके पास अक्सरियत उस तरह की है नहीं, तो इत्तेहादियों के भी नखरे उठाने पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इमरान खान साहब के मसाइल को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जो मेरा सवाल था आपसे कि फिर इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम्स उनकी जेन्युइन भी हो सकती हैं, हम ये तो नहीं सिर्फ कह सकते कि जी वही उनका ही मसला है ओवरऑल गवर्नेंस और डिलीवर ना करने पर। इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि उसको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, और जब वो आया इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स करते रहे, और कि ये तो एक शफलिंग अ पैक ऑल द टाइम। क्या है भाई एक अच्छे सिविल सर्वेंट को चूज करने के लिए? बेस्ट हमारे सिस्टम ऐसा है कि हु राइजेस टू द टॉप, मीडियोक्रिटी। मैं आपको ये तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, मेरा उर्दू इतना गुड स्ट्रांग नहीं है, मगर ये आप तर्जुमा करके बताएं कि द बेस्ट कौन एडवांस करता है सिविल सर्विसेज में? मीडियोक्रिटी फंक्शनिंग एट अ हाई पिच ऑफ एफिशिएंसी, वो हैं लोग जो आगे ऊपर जाते हैं। जो आदमी सीधा बात करता है, ठीक से एडवाइस करता है, आप समझते हैं कि उसका प्रमोशन ऐसे ही हो जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बड़ी बारीक सारी मामलात हैं जिनको देखना है। ठीक, तो कहने के मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये छोड़े, इन लोग समझ ही नहीं सकते हैं सिस्टम। इस किस्म के पॉलिटिशियंस जो आते हैं, दे कांट कोप। ये 10 दफे एवरी टाइम हमें पता चल जाता है, ये मार्शल लॉ के मार्शल लॉ आता रहता है। क्यों? बिकॉज दे कांट कोप। अब मैं आपको बताता हूं, ये शेख रशीद से तो पूछे, ये जो 2470 लेवल क्रॉसिंग्स हैं अनप्रोटेक्टेड, अनगार्डेड, जिसमें 22 सिख बेचारे मारे गए हैं, उनके बारे में ये क्या कर रहा है भाई? अपने पोर्टफोलियो के बारे में हर बंदे को अपने पोर्टफोलियो की बतानी चाहिए परफॉर्मेंस। राइट, चलिए हिलाल साहब मुझे ब्रेक लेनी है और बहुत सारे गवर्नमेंट के और जो एड्रेस करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं तो एक और प्रॉब्लम की बात करेंगे जो आवाम का मसला है लेकिन हल नहीं हो रहा, लोड शेडिंग। एक ब्रेक के बाद डिमांड और सप्लाई का सिंपल मामला, सिंपल कहानी हमें हमेशा सुनाई जाती है। जब भी गर्मी आती है, लोड शेडिंग होती है, तो सब यही कहते हैं कि चूंकि अब मांग ज़्यादा हो गई है, हर किसी को
ज़्यादा तलब है बिजली की, तो इसलिए उसकी कमी हो जाती है, शॉर्टफॉल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ डिफरेंट था, इसलिए भी कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी सनतें भी बंद हैं, जो मार्केट्स हैं वो भी शाम के औकात में उस तरह से नहीं खुली हुई हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही लोड शेडिंग, और कराची में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और अब वहाँ पर एक अजाब ये भी है कि महंगी भी हो रही है बिजली। ये सब क्यों है, इसको क्यों नहीं मैनेज किया जा सका लॉकडाउन के बावजूद भी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। पहले हिलाली साहब की तरफ चलते हैं। हिलाली साहब, कराची में सूरत हाल हमने उस दिन भी बात की थी, बहुत ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम कहाँ नज़र आ रहा है? पावर जनरेशन का प्रॉब्लम है या फिर कोई और मसाइल हैं जिसकी वजह से बिजली नहीं मिल रही है? और महंगी क्यों कर दी गई? जब मिल नहीं रही है तो फिर महंगी किस खुशी में की गई है? देखिए समीना, सीधी सादी बात यह है कि फ्रैंकली ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये कराची में दिलचस्पी इनका है ही नहीं, सिंध में इनका दिलचस्पी है ही नहीं, इधर कोई वोट्स खास नहीं है इनके, इधर कोई स्टेक्स नहीं है इनके, देफो इनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और ये जो दो जो मिनिस्टर्स हैं, जैदी और वाउडा, ये पॉलिटिकल लाइट वेट्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? इनके पास क्या पावर है, क्या पब्लिक फीलिंग है, और इनका लीडर इनको कितना बैकअप करता है? दूसरी बात यह है कि देखिए, नकवी जो है, जो कराची इलेक्ट्रिक का मालिक है, वो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ एक ब्रेसलेट पहनता है अपने पैर पे कि पुलिस उसे फॉलो कर सके। क्या हुआ? ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड। क्या पैसे लोगों से चोरी किया है, पकड़ा गया है, अमेरिका उसकी एक्सट्रेडिशन चाहती है लंदन से, इंग्लैंड से, और वो पैसे वापस कर रहा है उन लोगों से जो बकौल कोर्ट जिनसे वो पैसे चोरी किया था, इंक्लूडिंग बिल गेट्स। अब वो पैसे ज़्यादातर तक वापस कर लिया है और फंस गया है, माने हर चीज़ बेच के उसने पैसे वापस किया है। अब उसके पास वाकई और सब चीज़ें चले गए हैं, सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक रह गया है। और आपको पता है कि कराची इलेक्ट्रिक का कॉपर, तांबा, वो भी उन्होंने निकाल के बेच दिया है, एल्युमिनियम के तारे लगा दिए हैं उधर, जो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का एज अपोज टू कॉपर। अब मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए क्या हो रहा है। एक घर जो अगर आपके पास 2 एसी चलते हैं रात पे, अभी मुझे एक फॉर्मर डीआईजी पुलिस कह रहा है कि अगर आपके पास 2000 गज का प्लॉट हो और 2 एसी चलते हो तो आपका बिल 90,000 होगा। और मेरे घर में अगर 600 गज का प्लॉट है और उतने ही दो ये हो, तो आपका बिल 35 होगा। आपका बिल 35,000 होगा, 35 से 39,000। आपके पास किचन एक होगा, 2 आदमी 3 आदमी खा रहे हैं, तो अगर छोटा घर हो तो आपका 5,000 का बिल आएगा सुई गैस से। अगर बड़ा घर हो और आपका 15-20,000 22,000 का बिल आएगा। तो वो अंदाजा लगा के उसके साइज के हिसाब से भेज देते हैं, यानी कोई वो उसका प्रॉपर रीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, एग्जैक्टली है। तो अब मैम, अब लोग जानना चाहते हैं, अच्छा जब बिजली नहीं होता है तो पानी नहीं होता है, इसलिए कि बिजली नहीं होता है तो पंप्स नहीं चलते हैं, पंप्स नहीं चलते हैं तो पानी नहीं आता है। सारे प्रॉब्लम्स कनेक्टेड। व्हाट इज दिस यार? बिल्कुल ठीक है। चलें अली साहब, इमरान साहब का भी कमेंट लेते हैं। इमरान साहब, हमेशा जब भी इस बारे में बात होती है तो ये भी हुकूमत कहती है कि भाई जो मुआहदे हुए हुए हैं ऑलरेडी पावर कंपनीज के साथ भी, वो भी इस तरह के मुआहदे हैं कि इतने इतने सालों के मुआहदे हैं, वो मुआहदे ही बुनियादी तौर पर उनकी रूह ही ऐसी है जिससे नुकसान हो रहा है, इसलिए बिजली महंगी भी करनी पड़ती है, इसीलिए जो मुआहदे। तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि इन मुआहदों को क्या रिविजिट नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्हीं मुआहदों के तहत भी जब बिजली अभी रमज़ान में हम देख रहे थे अच्छी खासी आ रही थी, हर जगह मौजूद थी, आप क्रेडिट भी ले रहे थे, फिर अचानक से ये शॉर्टफॉल इस तरह क्यों हो गया? समीना, पहली बात तो ये कि इबराज ग्रुप है ना, जो इसको इन्वेस्टर्स के पैसों में खुर्द-बुर्द करने पे दुबई की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, उन्होंने 300 कितने अरब रुपए का जुर्माना किया, $315 मिलियन ठीक का जुर्माना किया था। ये आप समझ लें कि किस तरह के लोग हैं। अब आ जाते हैं बिजली पे। बिजली सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग है। अब है क्या पाकिस्तान में आज की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आज जो बिजली की पैदावार है वो है जी 25,000 मेगावाट, और ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत है जी 23,700। अच्छा, फिर क्यों नहीं पूरी हो रही? फिर आप 12-12 घंटे 10-10 घंटे शहरों में लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह है कि आपका जो सिस्टम है
वो ही ठीक नहीं है। आपके पास सलाहियत है, जो तरसीली सलाहियत वो है सिर्फ 20,000 मेगावाट की, यानी आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सिर्फ 20,000 कर सकते हैं, और उसके अलावा जो कर पाते हैं वो सलाहियत तो 20,000 है की करते हैं आप 18,000। ठीक, यानी 7,000 मेगावाट बिजली तो आपकी वैसे सिस्टम की वजह से, ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से और खराबियों की वजह से जाया हो जाती है। ठीक। अब आप देखें तकरीबन 18 अरब रुपए की बिजली आप इस वजह से जाया कर देते हैं कि आपने अपना सिस्टम ही अपग्रेड नहीं किया। जब आप बना भी लेते हैं बिजली, जरूरत से ज्यादा भी बना लेते हैं, तो आप नहीं दे सकते लोगों को। आप इसीलिए देखें होता क्या है, जरा सी आंधी चली, थोड़ी सी बारिश हुई, सिस्टम बैठ जाता है, फीडर ट्रिप कर जाता है। फीडर ट्रिप कर गए, कहीं पे डी उड़ गई, कहीं पे ट्रांसफार्मर उड़ गया। असल वजह ये है, हमारा लोगों का भी मसला सुने। घर बनाते वक्त वो एजेंट बाहर बैठा ना वापडा के दफ्तर के बाहर या लेस्को के, वो लिख देता जी यहाँ 4 पंखे होंगे, एक फ्रिज होगा, एक टीवी होगा। भाई आप खुद भी अपना लोड भी सही नहीं बताते। ठीक। फिर जहां नई आबादियां बनती हैं, घर बनते हैं, जरूरत बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ। के इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम ये है कि नेपरा और के इलेक्ट्रिक का जो एक मुआहदा था मल्टी ईयर, उसमें आप ये देख लें कि टैरिफ में 2016 से उनका फंसा हुआ था। अब इन्होंने जो टैरिफ अब 2019 में उस पर जब इन्होंने आपस में तय किया, तो इन्होंने 2 साल में वो वसूलियां भी कर दी हैं जो इनकी वसूलियां जो बनती हैं उस पर सब्सिडी जो हुकूमत ने देनी है, वो इन्होंने 6 अरब 19 करोड़ तकरीबन हुकूमत देगी और बाकी 16 अरब 60 करोड़ इन्होंने आवाम से वसूल करने हैं। सही, तो फिर महंगी तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए जी, अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं। फिलहाल ये लग रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है इस सारे मामले का, और देखना है कि आवाम को ये अजाब कितनी देर भुगतना पड़ता है। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कंट्रोवर्शियल मंदिर की जो हो रही है तामीर, उसके हवाले से। और अभी फिलहाल उस पर खबर ये कि जी उसको रोक दिया गया तामीर को, लेकिन ये सारा मामला क्या था और क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप सबके इल्म में है कि इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर की जा रही थी और इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। एक कैंपेन भी चल रही और उसमें हमने देखा कि बारहा ये कहा जा रहा था कि आप रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन ये क्या कि आप हिंदुओं की इबादत गाह तामीर करने के लिए ज़मीन भी दे रहे हैं और इजाज़त भी दे रहे हैं, तो ये क्या मामला है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक राय ये भी पाई जाती थी कि नहीं जनाब, पाकिस्तान का आइन और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि जो आपके मुल्क में अक़लियतें हैं वो अपने मजहबी रसूमात अदा कर सकती हैं और उन्हें भी अपने जो इबादत गाहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ये बात सही थी या इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ इस राय के अलावा भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, आपका इस सारे इशू पर क्या आपकी राय है, क्योंकि काफ़ी हल्कों से तनकीद तो हुई है गवर्नमेंट पे। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक मजहबी एक माशरती। मैं कोई मुफ्ती या आलिम तो हूँ नहीं कि मजहबी उस पर बात करूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का आइन है उसके आर्टिकल 20B के मुताबिक भी कोई भी जो इबादत गाह है ना किसी भी मज़हब की, आप उसको रोक नहीं सकते। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम भी जितना हमने पढ़ा या सुना है उसमें इस्लाम में भी, इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है, तो ये हर एक के लिए इजाज़त है कि वो अपनी इबादत गाह जो है उसमें इबादत करे, उसको ये सहूलत हासिल होनी चाहिए। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी के खुदा को भी बुरा ना कहो ताकि लोग तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो बना रहे हैं। दूसरा, मैं ये ज़रूर आपके ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो तामीर रोकी गई है ये मजहबी बुनियादों पर नहीं रोकी गई। अच्छा। ये इसकी तकनीकी बुनियादों पे रोकी गई है। इस्लामाबाद में नक्शे की मंजूरी के बगैर कोई इमारत नहीं बन सकती और ये मंदिर जो है नक्शा मंजूर किए बगैर बनाया जा रहा था। CDA ने उनसे कहा कि जी आप नक्शा मंजूर करवा लें और बना लें। बिल्कुल ठीक। हिलाली साहब, आपका क्या टेक है इस सारे इशू के मामले में? ये बस इतनी ही बात है या इसके पीछे कोई कहानी और भी है? क्योंकि लोग तो ये भी बात करें कि ये पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की भी बात है कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर हुकूक हासिल हैं या नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि इसको टेक्निकल बातों पे रुक रहे हैं। टेक्निकल बातों पे हर चीज़ रुक सकता है और बहुत सारी बातें हैं जो ये सब बहाना है। जैसे उसने कहा इमरान खान ने कि हाँ एक मंदिर इधर बनना चाहिए, लोगों ने अपोज़ किया, फट करके पैनिक, चले छोड़ो, रोको काम, आइडियोलॉजिकल काउंसिल पे चले जाओ। कितने हिंदू हैं पाकिस्तान में? 40 लाख। 40 लाख
कि दारू, वो भी हमारे सिटीजन्स हैं। 40 लाख हिंदू को हमारे दारो खिलाफा में एक मंदिर नहीं है। 80 लाख है सर मस्जिद टोटल, हमारी गवर्नमेंट ने बनाई। 80 लाख है लाली साहब टोटल। सॉरी आई बेग योर पार्डन, अच्छा मुझे सॉरी, मुझे 4 मिलियन कह रहे, 80 लाख, 80 लाख में एक मंदिर नहीं है उनके दारो खिलाफा में। अब है, अगर एक आप कितने मस्जिद बनाए हैं आपने पाकिस्तान में, तो अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, दे हैव एवरी राइट, ठीक, तो आप अगर उनके लिए एक मंदिर बना देते हैं दारो खिलाफा में, तो ये क्या बड़ी गुनाह है भाई। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यूएई ने बहुत बड़ा मंदिर बना के, सबसे बड़ा मंदिर इंडिया के बाहर यूएई ने बना के दिया है। सऊदी अरेबिया ने इनका बुत परस्त मूडी जो मुसलमानों को मारता है, उसको तो उन्होंने सबसे बड़ा अपना एजाज दिया है। यूएई ने सर लास्ट मिनट है, बस इसको शॉर्ट करने कमेंट जी। सही, मैं आपको बताता हूं, देखिए पूरी दुनिया देख रही है। एक और फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसपी फैक्टर है। आपने जब पैसे, आपको जब जीएसपी प्लस एक कंसेशन मिला है यूरोप में, आपको कहा गया था कि कुछ पैसे मेहरबानी से ठीक से आप इस्तेमाल करें माइनॉरिटीज के लिए। आप कमा रहे हैं उस ट्रेड से $5.8 बिलियन। 62% आपका ट्रेड यूरोप में उन मुल्कों के में जा रहा है। उन्होंने आपको कहा है कि थोड़ा सा इनको मदद करो। अगर आपने आपकी सॉफ्ट इमेज के लिए अच्छा है, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी है इस हवाले से। ऑल राइट, ठीक है लाल साहब, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर इससे बात होगी। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह।